अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इस औरत की कैद की रुदात दिलचस्प है, लेकिन मैं एक एक मिनट की तफसील नहीं सुना सकता। ये तो पूरी किताब पर फैल जाने वाली कहानी है। मैं आपको यही बता देना काफ़ी समझता हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। वो किरदार की बड़ी पक्की थी। यही वजह थी कि वो सच बोल रही थी, और यही वजह थी कि उसने अगवा करने वालों की ये शर्त ना मानी कि वो मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ तोड़ लेगी। यहाँ मैं मुस्तफ़ा के बाप और ससुर की हिमाकत का जिक्र कर दूँ। ये लोग दरमियाने दर्जे के लैंडलॉर्ड थे। ये नस्ल पाकिस्तान में मौजूद है। ये लोग समझते थे कि इन्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता। मुस्तफ़ा ने इन्हें इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि वो इतना बड़ा ख़तरा मोल लेने पर तैयार हो गए कि एक औरत को किराए के मुजरिमों से अगवा करा दिया। ये उन्होंने इसी खुशफहमी में ख़तरा मोल लिया था कि वो जो चाहें कर सकते हैं, मगर इनमें इतनी अकल नहीं थी कि आगे की भी सोच लेते कि शफीका का क्या बनाएंगे। इनका ख्याल था कि डरा धमका कर उसे उसके गाँव छोड़ आएंगे। जिसका किरदार और ईमान पक्का हो, उसकी मदद खुदा करता है। एक रात शफीका ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद ना हुआ, और उसे कैद में रखने वालों को शायद उस पर एतबार आ गया था कि उन्होंने दरवाजे के बाहर वाली जंजीर ना चढ़ाई, या जंजीर चढ़ाना भूल गए थे। आधी रात से कुछ पहले का वक्त होगा। शफीका उठी और आहिस्ता से दरवाजे पर हाथ रखा और किवाड़ को खींचा। किवाड़ खुल गए। उसने देखा कि सहन में 3-4 पाइयाँ बिछी हुई थीं, जिन पर घर वाले सोए हुए थे। तीनों के ऊपर खेस थे। शफीका ने दरवाजे में खड़े होकर सहन और दीवार को देखा। पूरे चांद की चांदनी उसे बहुत मदद दे रही थी। दीवार मकान की तरह कच्ची थी। एक तरफ दीवार के साथ चबूतरा सा था, जिसमें छोटा तंदूर लगा हुआ था। इस पर खड़े होकर दीवार फांदी जा सकती थी। शफीका दबे पांव बाहर गई और तंदूर के चबूतरे पर चढ़ गई। उसका हाथ दीवार के ऊपर पहुंच गया। वो ऊपर चढ़ने लगी तो पांव से दीवार की लिपाई का एक टुकड़ा दीवार से अलग होकर गिर पड़ा। उसकी आवाज़ से घर वाले जाग उठे। ठहर ओए, शफीका को आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे न देखा, दीवार पर चढ़कर बाहर को कूद गई। उसने ऊपर देखा, एक आदमी अंदर से दीवार पर आ चुका था। शफीका ने शोर मचाना शुरू कर दिया और एक तरफ दौड़ पड़ी। उसने चीखें मारनी शुरू कर दी और चिल्लाती जा रही थी, लोगों बाहर निकलो, ये मुझे मारते हैं, लोगों बाहर निकलो। गांव के कई आदमी जागकर निकल आए। शफीका रुक गई। ये मुझे अगवा करके लाए थे, उसने इस घर की तरफ इशारा करके कहा। मैं भाग आई हूँ, वो मेरे पीछे आ रहे हैं। नंबरदार भी आ गया। लोगों ने गालियाँ बकनी शुरू कर दी। वो कहते थे कि शरीफों का गांव है, इन बदमाशों के सर खोल दो। अगवा करने वाले ज़्यादा असर व रसूख वाले मालूम नहीं होते थे। अक्सर पेशावर मुजरिम नंबरदार को खुश रखते थे। हो सकता था कि नंबरदार इन मुजरिमों का दोस्त ही होता, लेकिन शफीका लोगों के सामने आ गई थी और लोग शोर मचा रहे थे कि इन बदमाशों को पकड़ो। इसलिए नंबरदार मजबूर हो गया। उसने उस घर में जाकर देखा, वो आदमी भाग गए थे। शफीका को थाने ले गए, जो वहाँ से 3-3.5 मील दूर था। नंबरदार ने थानेदार को उन आदमियों के नाम बताए जिनका वो घर था। इस तरह शफीका मेरे पास पहुँच गई। सब इंस्पेक्टर जसवंत सिंह ने मुझे कहा था कि वो इन आदमियों को पकड़ लेगा। शफीका का बयान जारी था। मैंने मुस्तफ़ा के बाप और उसके ससुर को पाबंद करने के लिए शफीका के बयान को रोक दिया और मैं बाहर निकला। वो दोनों बाहर मौजूद थे। मैंने दोनों को बुलाया और उन्हें इस हुक्म के साथ हेड कांस्टेबल के हवाले कर दिया कि अलग अलग अपनी हिरासत में रखे। इनके साथ कोई आदमी बात न करे और न ही ये आपस में कोई बात कर सकें। शफीका का बयान तो दरअसल ख़त्म हो चुका था, लेकिन मैं उससे पस मंज़र की बातें मालूम करना चाहता था। अगर मुस्तफ़ा के साथ उसके ताल्लुकात दूसरी किस्म के थे तो ये पुलिस की नज़र में कोई जुर्म नहीं था। फिर भी मैंने उससे मुस्तफ़ा के साथ और अबू ज़र के साथ ताल्लुकात के बारे में पूछा। मुस्तफ़ा मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारा लगता है, शफीका ने कहा। मेरा पहला बच्चा पैदा होकर मर गया तो मुस्तफ़ा, जो उस वक्त 11 साल का था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। फिर उसकी माँ मर गई और मैंने उसे रोते देखा तो मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं उसे अपने घर ले आई थी, अपने पास भी सुलाती थी और मैं इस तरह महसूस करने लगी जैसे मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। उसने भी मुझे अपनी माँ समझ लिया। शफीका ने अपने बयान के इस हिस्से को कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया था, शायद इसलिए कि उसे डर था कि मैं ये शक न करूं कि मुस्तफ़ा के साथ उसके ताल्लुकात काबिल एतराज़ थे। मैं आपको उसके बयान का सिर्फ जज्बाती और नफ्सियाती
पहलू सुना रहा हूँ। मुस्तफ़ा जवान हो गया। शफीका ने कहा कि फिर भी मैं उसे बच्चा ही समझती रही। मुझे एक और सदमा हुआ था, एक बच्ची पैदा हुई और वो भी मर गई थी। मुझे वहम हो गया कि मेरे लिए बच्चों का प्यार है ही नहीं। मैंने अपनी ममता मुस्तफ़ा को दे दी। इसने भी जैसे महसूस ही ना किया कि ये जवान हो गया है। हमारे दरमियान खुदा की ज़ात थी। मुझे कभी ख्याल ना आया कि मैं एक जवान आदमी से प्यार मोहब्बत कर रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफ़ा को भी कभी ऐसा ख्याल नहीं आया था। इसकी शादी हुई तो मुझे इतनी ही खुशी हुई जितनी इसकी माँ को होती। मुझे इसकी भी खुशी है कि इसे बड़ी खूबसूरत लड़की मिली। लेकिन यह लड़का कुछ ही दिनों बाद अपनी बीवी से तंग आ गया। फिर इसने अपनी बीवी के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। मैंने खुद देखा, इसकी बहनों से भी पूछा, मुझे उस लड़की में कोई खराबी नज़र ना आई। इसे मालूम नहीं क्या खराबियां नज़र आ रही थीं कि उसके साथ उसने बोलचाल ही बंद कर दी। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि वो लड़की अपने घर जा बैठी। शफीका, मैंने कहा, मैं अगर कहूँ कि मुझे तुम्हारी इन बातों पर शक है तो क्या कहोगी? शक यह है कि तुम्हें मुस्तफ़ा की शादी का अफसोस हुआ था। आप हाकिम हैं, उसने बिला झिझक कहा। आप इस बात को सच मानेंगे जो आपके दिमाग में आएगी, लेकिन आपका कानून कुरान मजीद से ऊपर नहीं। कुरान मजीद के ऊपर खुदा की ज़ात के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे सर पर कुरान शरीफ रख दें, फिर मैं बात करूंगी। मैं इससे बड़ा और क्या सबूत दे सकती हूँ? झूठे और सच्चे में फ़र्क मालूम हो ही जाता है। थानेदारों को यही तजुर्बा होता है कि वो इस फ़र्क को पहचान लेते हैं। कुरान की कसमें तो हर मुल्जिम खाता है। शफीका के मुतालिक मुझे यकीन हो गया था कि सच कह रही है। मैं वो जिरा लिख नहीं रहा जो मैंने उस पर की थी। एक रोज़ मुस्तफ़ा आया और रो पड़ा। शफीका ने बयान देते हुए कहा, मैं बहुत परेशान हुई और उसे कहा कि अपनी बीवी को घर ले आओ। ये मैंने देख लिया था कि उसकी बीवी में कोई ऐसा नुक्स नहीं था कि उसे घर बिठा देता। उसकी बहनें भी बहुत परेशान थीं। मैंने जब उसे कहा कि अपनी बीवी को घर ले आओ तो उसने कहा कि अब तुम मेरे घर आओगी। उसने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये मेरे साथ शादी करना चाहता है। मैं तो सुन होके रह गई। अपने आप को संभाल कर मैंने इसे समझाना बुझाना शुरू कर दिया, लेकिन ये तो फैसला कर चुका था। अगर मुस्तफ़ा की शादी ना हो चुकी होती तो और बात थी। उस वक्त मेरा खामिद फौत हो चुका था, इसीलिए मुस्तफ़ा ने मुझे शादी के लिए कहा था। मेरा ख्याल था कि ये मेरी बात समझ गया है, लेकिन इसने अपने घर मुसीबत खड़ी कर दी। इसकी बहनों ने मुझे बताया कि ये मेरे साथ शादी करने की जिद कर रहा है। इसका बाप ओछा सा आदमी है। एक रोज़ मैं इनके घर को जा ही रही थी कि वो रास्ते में मिल गया। मुझे कहने लगा कि तुमने मेरे बेटे पर क्या तावीज़ कर दिया है। तुम इतना भी नहीं सोचती कि वो तुमसे 10-12 साल छोटा है और तुम उसे कहती हो कि आओ शादी कर लें। अगर मैं औरत न होती तो मैं इस शख्स की पगड़ी गली में उतार देती। मैंने उसे कहा कि मैं आइंदा उसके घर नहीं आऊँगी और वो अपने बेटे को मेरे घर न आने दे। मैंने उसे यह भी कह दिया कि उसने जो बकवास की है, अगर मैं ये अपने ससुर और उसके बेटों को बता दूं तो खून खराबा हो जाए। उसने मुझे रोक दिया और बड़ी घटिया बातें की। मैंने उससे ज़्यादा घटिया बातें सुना दी। मैंने ये बातें आहिस्ता आहिस्ता कही थी ताकि मोहल्ले वाले न सुन लें, वरना वहीं अच्छी खासी लड़ाई हो जाती। मैं वहीं से वापस आ गई। मुस्तफ़ा मेरे पास वापस आया तो मैंने उसे सारी तफसील सुनाई और ये मेरी गलती थी। वो गुस्से में उठा और अपने घर चला गया। रात उसकी एक बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि मुस्तफ़ा ने अपने बाप के साथ बड़ी बदतमीज़ी की है और उसने ये भी कहा है कि जब तक शफीका मेरे सामने है मैं किसी और को कबूल नहीं करूँगा। इसके 2 रोज़ बाद मैं अगवा हो गई। अबू ज़र के मुतालिक उसने बताया कि वो इसके लिए एक अलग मसला बना हुआ था। शफीका ने कहा कि इस शख्स का तो वो नाम ही नहीं लेना चाहती। कहती थी कि ढीठ और घटिया आदमी है। शफीका ने इसे ऐसे तरीके से धुतकारा था जो एक गैरतमंद आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अबू ज़र ने उसे ऐसी बात कही थी जो एक किस्म की धमकी थी। इसीलिए शफीका को ये शक हुआ था कि उसे अबू ज़र ने अगवा कराया है। उसने मुझे बयान देते हुए कहा कि मुस्तफ़ा का बाप भी ओछा ही है, लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि वो इतना बड़ा जुर्म करने पर भी आ जाएगा। शफीका को मैंने अलग कमरे में बिठा दिया और मुस्तफ़ा के बाप को बुला लिया। मेरा ये ख्याल था कि मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा। मैंने कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें आप भी नहीं कहना चाहता। तुम तो बहुत बड़े मुजरिम हो। अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो फ़ौरन उन 2 आदमियों के नाम बता दो जिनसे तुमने शफीका को अगवा कराया था। अगर मैं कहूँ कि यह गलत है, उसने कहा, तो क्या आप सबूत पेश करेंगे? मैं तुम्हें बाहर बरामदे में खड़ा करके कांस्टेबलों से जूते पड़वाऊँगा। मैंने कहा, फिर सबूत खुद ही पेश हो जाएगा। तुम्हारे पास मुरब्बे हैं और रुपया पैसा भी होगा, लेकिन कानून मेरे पास है जो तुम्हारे इस तुर्रे से नहीं डरता। मैं जो कह रहा हूँ वो करो।
मेरी ज़बान पर एक ख़ास किस्म की गाली आई थी जो मैं इस किस्म के खुद साख्ता मुअज़्ज़िज़ीन को दिया करता था। लेकिन टेलीफोन की घंटी बजी। अल्लाह ने मेरी हमेशा मदद की है। इस केस में तो ऐसे पता चलता था जैसे अल्लाह मेरे साथ साथ चल रहा हो। मैंने टेलीफोन उठाया। सब इंस्पेक्टर जसवंत सिंह सिक्कों की मखसूस बेतकल्लुफ़ी से बोल रहा था। वैसे भी वो मेरा दोस्त था। ओ मलका, उसने कहा, तेरे एक यार को तो मैंने पकड़ लिया है और मेरे 2 थप्पड़ों और एक घूंसे से ही इकबाली हो गया है। आजा और ले जा इसे। थोड़ी गपशप लगाकर मैंने मुस्तफ़ा के बाप को बताया कि उसका एक यार पकड़ा गया है और वो इकबाली हो गया है। अब बता मुअज़्ज़िज़ आदमी, मैंने कहा। मैंने क्या बताना है जनाब, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आप बताएं। मैं क्या बताऊं? इज्जत का सवाल है जनाब, उसने कहा। जो जनाब बताएंगे वो 2 मिनट में हाजिर होगा। अल्लाह ने बहुत दिया है। ये लंबी बातें हैं। वो रिश्वत पेश कर रहा था और मैं उससे मुंह मांगी रिश्वत ले सकता था। मैंने उसे ये झांसा देकर कि मैं रिश्वत कबूल कर लूँगा, उससे बयान ले लिया। बयान देते देते उसके आंसू निकल आए। कहने लगे कि उसके बेटे ने उसे जलील और रुसवा कर दिया है। मुस्तफ़ा के ससुर ने भी बयान दे दिया। उसने अपनी बेटी की खातिर मुस्तफ़ा के बाप से मिलकर ये तय किया था कि शफीका को ही उठवा दिया जाए। मैंने दोनों से पूछा था कि अगवा के बाद उनका क्या इरादा था। मुस्तफ़ा के बाप ने तो कोई अच्छा जवाब नहीं दिया था। उसके ससुर ने कहा कि वो शफीका को मरवा ही देना चाहता था। उसके बाद कहानी का जो हिस्सा है वो पुलिस की कार्रवाई की रुदाद है। किराए का एक मुलजिम पकड़ा गया था, उसने दूसरे को भी पकड़वा दिया। टांगे का इंतज़ाम इन दोनों आदमियों का था। वो कस्बे में टांगा चलाते थे। रहने वाला एक गांव का था, उसे भी पकड़ लिया गया। ये तीनों किराए के मुलजिम थे। मुस्तफ़ा के बाप और ससुर के खिलाफ बात करना साबित करना कि वारदात उन्होंने कराई है आसान नहीं था, लेकिन मुझे ये यकीन हो गया था कि वारदात उन्होंने ही कराई है और वो इकबाली भी हो चुके थे। मैंने उनके खिलाफ दूसरी शहादत भी तैयार कर ली थी। ये मुकदमा तो तैयार हो गया, लेकिन अबू ज़र पर मुझे बहुत गुस्सा था। उसका किरदार आपको सुना चुका हूँ। मैंने उसे कहा कि उस पर जिन्होंने हमला किया था वो मेरी हिरासत में हैं। अगर तुम चाहते हो कि इन्हें सज़ा हो तो एक बात सोच लो। मैंने अबू ज़र से कहा, अदालत में तुम्हें बहुत जलील होना पड़ेगा। तुम्हारे मज़ारे भी पेश होंगे जो ये बयान देंगे कि तुमने उनकी औरत की इज्जत पर हाथ डाला था। उस औरत ने तुम्हें धुतकार दिया, फिर तुमने नंबरदार को साथ मिलाकर उसको फंसाने के लिए ये कार्रवाई की कि इन्हें डरा धमकाकर उनसे ज़्यादा रकम वसूल कर ली। ये भी सोच लो कि मौके का कोई गवाह नहीं जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि तुम पर हमला इन्हीं लड़कों ने किया है। अगर उन्होंने अपनी सफाई में शफीका को अदालत में पेश कर दिया तो तुम्हारी रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। इस शहर का कोई एक भी आदमी तुम्हारे हक में बात करने वाला नहीं। मैं दरअसल इस केस को थाने में ही ख़त्म कर देना चाहता था, इसलिए मैं उसके पांव तले से ज़मीन खींच रहा था। वो हिल गया और राजीनामे पर आमादा हो गया। कागजी कार्रवाई के बाद ये केस ख़त्म हो गया। शफीका के अगवा का केस बड़ा हंगामा खेज था। ये शहर के मुअज़्ज़िज़ीन का और एक शरीफ औरत का केस था जो 25 मील दूर शहर में मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था। हर पेशी पर कस्बे के कई लोग मुकदमा सुनने के लिए चले जाते थे। आखिर तमाम मुलजिमों को एक ही जैसी सज़ा मिली। 5 मुलजिम थे, मुस्तफ़ा का बाप, ससुर, अगवा करने वाले 2 आदमी और 5वां टांगे वाला जिसने शफीका के मुंह पर कपड़ा फेंका था। पांचों को 2-2 साल कैद सुनाई गई। मुस्तफ़ा के बाप और ससुर को कैद के अलावा 2-2 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा भी दी गई। अदम अदायगी पर 6 माह कैद मजीद सुनाई गई। दोनों ने जुर्माने की रकम जमा करा दी। इस वारदात में एक औरत भी शामिल थी जिसने शफीका को उसके घर जाकर बताया था कि मुस्तफ़ा को कुछ हो गया है। मैंने इस औरत को गवाह के तौर पर पेश किया था। वो कोई चालाक औरत नहीं थी, बल्कि बहुत ही गरीब औरत थी। मैं उसकी मजबूरी को समझता था। इस खेल की दास्तान तो यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये पुलिस और अदालत की हद तक ख़त्म हुई थी। मुझे पूरी तवक्को थी कि ये मामला आगे चलेगा और ये लोग मालूम नहीं उसे कहाँ तक पहुँचाकर दम लेंगे। ऐसी ही बातों और वारदातों से ख़ानदानी अदावतें चलती हैं और ये इस केस में भी थीं। शफीका के अगवा के मुकदमे का फैसला सुनकर मैं कोर्ट से निकला तो मैंने अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर केदार वर्मा से कहा कि एक और केस की तैयारी कर लो। हाँ मलिक साहब, वर्मा ने कहा, यह सिलसिला आगे चलेगा। दुश्मनी तो उनकी अब शुरू हुई है। मुस्तफ़ा का बाप और उसका ससुर एक जुर्म कर बैठे थे, लेकिन वो जुराइम पेशा नहीं थे। वो तो इस शहर के मोअज़्ज़िज़ अफराद थे।
इन्हें मुस्तफ़ा ने पकड़वाया था। अबू ज़र की पिटाई हुई थी, ये भी मुस्तफ़ा का काम था। मुस्तफ़ा ने शफ़ीका के हक़ में अपने बाप उस ज़र के ख़िलाफ़ गवाही दी थी। इससे शफ़ीका का भाई और उसके भाई मुस्तफ़ा से बहुत खुश थे, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि शफ़ीका के साथ मुस्तफ़ा के ताल्लुकात पाकीज़ा थे। मैंने मुस्तफ़ा को ख़बरदार कर दिया था कि वो अपने आप को बचा कर रखे और शाम के बाद घर से दूर न जाए, वरना दुश्मन वार कर जाएंगे। मैंने उसे ये भी कहा कि उसे कोई धमकी दे या किसी हरकत से इजहार करे कि वो इंतकाम का इरादा रखता है तो थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराए और मैं उस शख्स की नेक चलने की ज़मानत ले लूँगा। किसी की रिपोर्ट के बगैर मैं लोगों के खिलाफ कबल अज़ वक्त ही कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था, लेकिन नुक्स अमन के ख़तरे के पेश नज़र मैंने अपने तमाम मुखबिरों को चौकन्ना कर दिया था कि उन तमाम लोगों के साथ साथ रहें कि इनके इरादे पहले ही मालूम हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई संगीन वारदात खुफिया तरीके से हो जाए और मैं सुराग रसानी के झंझट में फंस जाऊं। 20-22 रोज़ इनमें से किसी ने भी कोई हरकत न की। मुखबिरों से मुझे ये पता चलता रहा कि मुस्तफ़ा शफ़ीका के गांव में चला जाता है और अगर कुछ दिन वहीं गुजारता है। इन 20 दिनों में उसने शायद वहाँ के 2 फेरे लगाए थे। शफ़ीका का गांव दूर था, लेकिन वहाँ तक पहुँचना कोई मुश्किल काम तो नहीं था। शफ़ीका के गांव मुस्तफ़ा के जाने से मुझे ये ख़तरा नज़र आने लगा कि शफ़ीका के रिश्तेदार मुस्तफ़ा को मार डालेंगे या मार पीट कर गाँव से निकाल देंगे। मेरा ख़्याल है कि सिर्फ मैं था जिसे यकीन था कि शफ़ीका और मुस्तफ़ा के ताल्लुकात बहन भाई या माँ बेटों जैसे थे, लेकिन ये दोनों आसमान से उतरे हुए फरिश्ते तो नहीं थे। किसी भी वक्त इनके ताल्लुकात दूसरा रंग इख्तियार कर सकते थे। इसका ज़्यादा इम्कान मुस्तफ़ा की तरफ से था। वो शफ़ीका के साथ शादी करना चाहता था। इससे ये ज़ाहिर होता था कि एक तरफ तो वो शफ़ीका को अपनी मरी हुई माँ का नेमुल बदल समझता है और दूसरी तरफ वो उसे ऐसी औरत समझता है जिसके साथ उसकी शादी हो सकती है। लोग फ़लसफ़ा और नफ्सियात में जानते हैं और जो जानते हैं वो भी तस्लीम नहीं करते कि इतनी खूबसूरत औरत और इतने खूबसूरत नौजवान की इतनी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी पाक हो सकती है। गांव के लोग खुसूसन उस ज़माने में एक ही रास्ता जानते थे कि इस तरह रिश्तेदारों वाले मर्द और औरत को खात्मा कर दो। मेरी इन बातों से आपको ये तासुर मिला होगा कि ये कोई बड़े ही अहम और ऊंचे दर्जे के लोग थे जिन्हें मैं एक दूसरे से तहफ़्फ़ुज़ देने की सोच रहा था। ये सब आम किस्म के शहरी थे जिन्हें आपस के खून खराबे से बचाना मेरा फ़र्ज़ था और इसमें मेरा फ़ायदा भी था। अगर इनके दरमियान कोई वारदात हो जाती तो मुलजिमों को पकड़ने की मुसीबत मेरे सर आनी थी। मैं अपने सर से मुसीबत टालने की कोशिश में था। एक रोज़ मुसीबत आ ही गई। मुस्तफ़ा का चचा थाने में आया और उसने कहा कि मुस्तफ़ा लापता हो गया है। मैं ज़हनी तौर पर ऐसी ही रिपोर्ट के इंतज़ार में था, बल्कि मुझे ये तवक्को थी कि एक नए दिन मुस्तफ़ा के कत्ल की रिपोर्ट आएगी। मैं आपको ऐसा शक तो नहीं कि वो कत्ल हो गया है? मैंने पूछा। शक तो है जनाब, उसने जवाब दिया। लड़का बड़े गलत चक्कर में आया हुआ था। जिन लोगों पर हमें शक है उन्होंने उसे कत्ल ही कर दिया होगा। शक किस पर है? लिखें जनाब, उसने जवाब दिया। वो शफ़ीका के गांव से लापता हुआ है। शफ़ीका का बाप है और उसके 2 भाई हैं। 3-4 चचाजाद भाई हैं और वो सब शरीफ लोग भी नहीं। उनकी शराफत तो इसी से ही बेपर्दा हो जाती है कि उनकी बेटी शफ़ीका हमारे महल्ले में खामिंद की वफ़ात के बाद अकेली घर में रही। हमारा लड़का भी उसके पास जाता रहा और अबू ज़र भी जाता रहा। इनका शफ़ीका के साथ खून का रिश्ता ही क्या था? मैं ये बयान बाद में लूँगा, मैंने कहा। कुछ न कुछ तो मैं भी जानता हूँ कि कौन शरीफ और कौन बदमाश है। अभी मेरे सवाल का जवाब दें। जिस पर शक है उसका नाम बल्दियत, ज़ात और पता लिखवा दें। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपने किसी दुश्मन को सिर्फ परेशान करने के लिए उसका नाम ना लिखवाना। अगर बाद में पता चला कि आपने किसी को पुलिस के हाथों तंग करवाने के लिए मुश्तबा लिखवा दिया था तो मैं आपको इस जुर्म में गिरफ्तार कर लूँगा। जनाब, मुस्तफ़ा के चचा ने उदास लहजे में कहा। गुस्ताखी माफ़, सियाने कहते हैं कि जिसके घर चोरी हुई है उसके नज़र में सब चोर होते हैं। मुझे ये गम है कि लड़के का बाप अंदर बंद है। लड़का अकेला है, घर में उसकी सिर्फ 2 बहनें हैं। मैं ही हूँ जो उनके सर पर हाथ रखता हूँ। हमारी किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं कि मैं उन्हें झूठ बोलकर तंग करूँगा। आपको खुद मालूम है कि मुस्तफ़ा और शफ़ीका का आपस में कैसा ताल्लुक़ है जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़का शफ़ीका के गांव चला जाता था, अब वो 4-5 दिनों से वहीं था। आपको कैसे यकीन है कि वो वहीं था?
मैंने पूछा और उसे समझाया। अब मैं आपकी हर बात का सबूत मांगूंगा, यह ना समझें कि आपने एक बात कह दी और मैंने मान ली। मैं जनाब को पूरी बात सुना देता हूँ, उसने कहा। जब से शफीका यहाँ से अपने गांव गई है, मुस्तफ़ा वहाँ जाता रहता है। कभी 2 दिन, कभी 4 दिन भी वहीं गुजार आता है। 2 बार इस तरह हुआ कि उसकी दोनों बहनें शफीका के घर गईं और मुस्तफ़ा की मन्नत की कि वो घर चले। मुस्तफ़ा आ तो जाता था, लेकिन ये भी कहता था कि अगर वो अपने घर नहीं रहेगा, बाकी उम्र शफीका के घर गुजार देगा। अगर वहाँ भी किसी ने ना रहने दिया तो फिर सोचेगा कि मर जाए। ये तो हो सकता है कि वो खुद ही कहीं चला गया हो। मैंने कहा और पूछा, आपको ये शक कैसे हुआ कि उसे लापता कर दिया गया है? क्या आप ये रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं कि वो लापता हो गया है, या ये कि उसे लापता कर दिया गया है? लापता कर दिया गया है, उसने कहा। मुझे तो यही शक है, और शक यह भी है कि उसे कत्ल कर दिया गया है। वो 6-7 दिनों से शफीका के गांव गया हुआ था। उसकी दोनों बहनें जिस तरह पहले उसके पीछे जाती थीं, अब भी गईं कि अपने भाई को वापस ले आएं। शफीका के घर गईं तो उसने बताया कि वो उसके यहाँ आया था और अगले रोज़ शफीका को ये बताकर कि वो अपने घर जा रहा है, चला गया था। आप भी गौर फरमाएं जनाब कि उसे शफीका के घर से आए 5-6 दिन गुजर गए हैं। वो गया कहाँ? हमारा शक गलत नहीं हो सकता कि शफीका के बाप और भाइयों वगैरह ने उसे शफीका के पास जाने से रोका होगा। लड़का जुर्रत वाला और गुस्से वाला है। वो आगे से बोल पड़ा होगा और इन लोगों ने उसे रास्ते में इधर उधर कर दिया जब वो वहाँ से अपने शहर की तरफ आ रहा था। मैं आपको याद दिला दूँ कि शफीका का गांव दूर था, रेलगाड़ी से भी और लारी से भी जाया जा सकता था, लेकिन एक कच्ची पगडंडी भी शहर को आती थी जिस पर यक्के और टांगे चलते थे। आमतौर पर लोग इस पगडंडी से आते जाते रहते थे। ये पगडंडी शहर से कुछ दूर एक और तरफ मुड़ जाती थी। वहाँ से बाज़ लोग पैदल शहर तक आ जाते थे, ये शहर की तरफ जाने वाले टांगों पर आ जाते थे। बहरहाल आपको मैं इस भूल भुलैयों में नहीं उलझाना चाहता। आप रास्तों और मुख्तलिफ जगहों के नक्शे को समझने में मगज़ ना खपाएं। पूछें, इस किस्म की तफसीलात को अपनी इस्तिलाहों में लिखा करती है पुलिस।